हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर मिनरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्री। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले? टू लर्न अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, टू लर्न अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द रीजन। एक तो मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ओवर द होल कंट्री। फिर हम देखेंगे कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन से रीजन में है और मिनरल्स के अवेलेबिलिटी से कैसे अफेक्ट होते हैं। एंड फिर हम सीखेंगे कि क्या इश्यूज है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन। Look around your house and make a list of all the modern amenities such as television, telephone, and refrigerator. The materials used to manufacture these amenities are called minerals. अब जो भी आप आपके घर में देखते हैं, जो भी मॉडर्न अमेनिटीज लाइक टेलीविजन, टेलीफोन, फ्रिज, एसी, लैपटॉप्स, फोन्स, ये सब किससे बने हुए हैं? ये सब जिस मटेरियल से बने हुए हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हो गए आयरन ओर, कॉपर, मैंगनीज, माइका, एक्सेट्रा। Energy or power resources such as coal are required to run the factories and manufacture the numerous varieties of goods that we see in the market. तो अब हमारे पास मिनरल्स है। अब मिनरल्स को हम प्रोसेस करेंगे और उसके बाद हम जो भी प्रोडक्ट चाहते हैं वो ले आते हैं इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये जो प्रोसेस होता है ये इंडस्ट्रीज में कैरी आउट होते हैं। और इंडस्ट्रीज को मिनरल्स दैट इज रॉ मटेरियल के साथ साथ क्या चाहिए? पावर चाहिए ना। लाइट चाहिए, फिर स्टीम, हीट, और जो भी रिक्वायर्ड होता है उनका प्रोसेस में उनको वो सब चीजें का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये कहाँ से मिलता है? इनको ऑपरेट करने के लिए हमें एनर्जी या फिर पावर रिसोर्सेस का रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोल। अब कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, राइट? और भी चीजें हो सकता है कोल से। तो इसीलिए कहा जाता है कि मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस के बिना इट वुड बी इम्पॉसिबल टू हैव ऑल द अमेनिटीज दैट वी यूज इन टुडेज life. So minerals plus power resources equal to all the amenities that we use in our day-to-day life. In the modern and developed world, natural bounties like minerals and power resources are most essential for development and economic progress. कैसे होता है इम्पोर्टेंट? फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे लास्ट स्लाइड में देखा कि मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज से ही हम जो अमेनिटीज या जो भी डेवलपमेंट देख रहे हैं एक देश में वो उसी के वजह से ही हो रहा है। तो जितना आप मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करोगे, जितना उसका एसेंशियल क्वालिटी से उसको आप प्रॉपरली यूज करोगे, उतना ही आपके कंट्री का डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा। डेवलपमेंट किस तरह से? जैसे आप हम देखते हैं कि बहुत सारे हाईवेज बन रहे हैं एंड अलग अलग इंडस्ट्रीज आ रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारा कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा इससे, और फिर मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे, तो इस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस का बात करें तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, जितना मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स होंगे, उतना ही लोग खरीदना चाहेंगे और उतना ही डेवलपमेंट एज अ कंट्री हो पाएगा। इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एक होता है कि अगर आपका कंट्री के पास ज्यादा मिनरल्स है तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और उसके नहीं तो उसके प्रोडक्ट्स बना के भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिकली। नेचुरल मिनरल डिपॉजिट्स आर लिमिटेड। जो हमारे मिनरल डिपॉजिट्स है बट वो बहुत लिमिटेड होते हैं। मिनरल्स आर यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज, हमने देख लिया है। द रोल ऑफ मिनरल्स इन एनर्जी सेक्टर इज इम्पोर्टेंट। हमारा जो एनर्जी सेक्टर है उसके लिए मिनरल्स का बहुत रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अब तो बहुत सारे मेथड्स हो गए इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने को, बट देन बहुत पहले से कोल
एज अ मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट यूज किया जाता था। तो एनर्जी सेक्टर के लिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल माइनिंग, इट्स इकोनॉमिक यूज एंड कंजर्वेशन। तो अगर मिनरल्स इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसका एक्सट्रैक्शन दैट इज माइनिंग, फिर उसका प्रॉपर यूज करना, इकोनॉमिक यूज, और सिंस ये बहुत लिमिटेड है तो उसका कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो मिनरल्स उसको कंजर्व करके रखें, क्योंकि मिनरल्स को बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर हम पूरा यूज अप कर लिए तो तुरंत हमें न्यू डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है। उसको मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं मिनरल्स को डेवलप करने के लिए। इसलिए ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में है और उसका कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Minerals occur naturally in the earth, but their distribution is not even. Minerals अर्थ में ही नेचुरली अकर करते हैं, बट उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन है। जैसे साउथ के कुछ पर्टिकुलर रीजन में आपको कुछ टाइप के मिनरल्स दिखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कुछ दिखेंगे, फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू साइड में आपको कुछ और टाइप के मिनरल्स दिखेंगे। तो इस हिसाब से पूरा इंडिया में या एज अ होल वर्ल्ड भी कंसिडर करेंगे तो बहुत सारा वेरिएशन आ जाता है in terms of distribution of minerals. They are concentrated in particular areas. अब ये बनते कैसे हैं? They are created through natural processes and can be identified by their physical properties. सारे minerals natural process के वजह से ही बनते हैं। एंड इनका जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या होता है? इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनका केमिकल प्रॉपर्टीज। उस हिसाब से हम मिनरल्स को पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा मिनरल है, ये किस तरह का मिनरल है, एंड इसका यूज क्या हो सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड इट्स पीपल डिपेंड्स अपॉन हाउ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड। हमने देख लिया कि किस हिसाब से मिनरल्स का प्रॉपर यूज करने से इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट हो सकता है हमारे कंट्री का। मिनरल्स के बारे में अब हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने बस एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन देख लिया था। The Earth's crust is made up of rocks, which comprises of minerals that are natural substances of organic or inorganic origin. तो जो मिनरल्स होते हैं वो तो हमारे अर्थ के क्रस्ट में, रॉक्स में अवेलेबल होते हैं, बट ये इनका ओरिजिन मतलब ये बनते कैसे है? तो इनका दो ओरिजिन होता है। एक होता है ऑर्गेनिक ओरिजिन और एक होता है इनऑर्गेनिक ओरिजिन। ऑर्गेनिक ओरिजिन मतलब ये नेचुरल लिविंग लिविंग सब्सटेंसेस से बनते हैं। और इनऑर्गेनिक ओरिजिन मतलब ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से बनते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस या एंटिटीज। ठीक है, बात करते हैं ऑर्गेनिक मिनरल्स के बारे में। ऑर्गेनिक मिनरल्स वो वंस अलाइव सच एज coal which was formed from the remains of plants buried under the earth for millions of years। तो जो भी हमारा प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब्स, ब्रुशेस जो भी होते हैं, वो एक बार जब मर जाते हैं तो वो इधर ऐसे सॉइल में क्या होने लग जाते हैं? उनका डिके होने लग जाता है। एंड देन अर्थ के लेयर के ऊपर भी अलग अलग लेयर्स फॉर्म होने लगते हैं ओवर इयर्स। तो इसके वजह से प्रेशर और हीट और ऑल भी फैक्टर्स के वजह से ये जो डिकेड मटेरियल होता है ये कोल में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद आप क्या फाइंड करते हो? आप देखते हो कि जो लिविंग, एक जमाने में जब, जो एक समय में जब वो लिविंग होता करते थे, जैसे प्लांट्स, ब्रुश, बुशेस एक्सेट्रा, वो डिके होके कोल बन जाते हैं। लाइमस्टोन वॉज फॉर्म्ड ऑफ बोन्स एंड शेल्स ऑफ एनिमल्स। जैसे लाइमस्टोन है वो बोन्स एंड शेल्स ऑफ एनिमल से बनता है। इनऑर्गेनिक मिनरल्स क्या होता है? Inorganic minerals, on the other hand, are not derived from living organisms. Some examples include iron, copper, sodium, and magnesium. ये सारे क्या एग्जाम्पल्स है? एग्जाम्पल्स है इनऑर्गेनिक मिनरल्स का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बनते हैं। Minerals have their own definite chemical and physical properties.
composition, and structure on the basis of which they are characterized as metallic and non-metallic minerals. तो उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और कॉम्पोजिशन मतलब वो किन किन एलिमेंट से बना हुआ है वो, और किस तरह से वो एलिमेंट्स किस तरह से वो क्या बोलते हैं किस तरह से वो स्ट्रक्चर्ड है एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, वो ये सारे फैक्टर्स डिफाइन करते हैं कि एक मिनरल मेटालिक है या फिर नॉन मेटालिक है. Iron and copper are examples of metallic minerals, while coal and magnesium are examples of non-metallic minerals. Minerals are taken out of the ground through mining or quarrying after having been created over geological time from the earth's crust. तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनऑर्गेनिक ओरिजिन हो या ऑर्गेनिक ओरिजिन हो, बहुत सारे अलग अलग नेचुरल फैक्टर्स जैसे हीट, प्रेशर एक्सेट्रा की वजह से ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ये फॉर्म होते हैं. और ये कैसे निकाला जाता है? इनको माइनिंग से निकाला जाता है या क्वॉरिंग से निकाला जाता है. डिग करके निकालना, या फिर आप टनल फॉर्म करते हो और आप ऊपर से नीचे एक पर्टिकुलर ऐसे लिफ्ट जैसा चीज बनाते हो. एक्चुअल लिफ्ट नहीं बट लिफ्ट जैसा, जिसमें आप नीचे जाते हो एंड देन नीचे टनल होता है जिसमें आप नीचे जाके यहाँ पर से मिनरल्स इकट्ठा करके ऐसे ऐसे करके कुछ होता है व्हील्स के साथ, उसमें आप डाल देते हो और जमा करके फिर आप उसको वापस ऊपर ला देते हो. जब हम बात करते हैं क्वॉरिंग का, ये होता है माइनिंग मतलब आप डिग करके अंदर जाते हो मिनरल्स को निकालना. बट क्वॉरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रॉक्स, स्टोन्स एक्सेट्रा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. जैसे कोई ओपन पिट्स हो गए किधर, या फिर सरफेस से जो हमें डायरेक्टली मिल जाता है, उस प्रोसेस को क्वॉरिंग बोलते हैं, कि हम सरफेस से मिनरल्स को ले लेते हैं. अब मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स का कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप याद रखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये सारे एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स होते हैं, बट अगर ये सारे चेकलिस्ट को वो फुलफिल करता है, दैट मीन्स वो मेटालिक मिनरल है, अदरवाइज वो नॉन मेटालिक मिनरल में जाएगा. Metallic minerals are those minerals that contain metal elements in their raw form. These metals are usually hard, shiny, malleable, that is आप उसको कोई भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, and good conductors of heat and electricity. Whereas non-metallic minerals are not hard like metals. They cannot be smelted to produce metal. Non-metallic metals are minerals that do not contain metals. वो हार्ड नहीं होते, शाइनी भी नहीं होते, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स भी नहीं होते हैं. बट इसके अलावा एक्सेप्शंस भी होते हैं. तो आपको वो तो साइंस में आप पढ़ोगे, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ कि मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स कहाँ कहाँ डिफरेंशिएट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, फिजिकल एंड composition of the physical chemical properties as well as the composition and structure of the whole formation. तो ये रहा हमारा पार्ट 1. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. अगली क्लास में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, एंड फिर उसके बारे में अदर फैक्टर्स भी देखेंगे किस हिसाब से मिनरल्स फॉर्म होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इन इंडिया. आई होप ये लेक्चर यूजफुल रहा होगा. एंड एज आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग का भी एक वीडियो लाऊंगा जिधर आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा एंड गाइडेंस मिल जाएगी कि आप किस हिसाब से अपने आंसर्स को फ्रेम करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.